रियल लाइफ में ऐसी कोई लिक्विड नहीं होती है which doesn't have viscous force. Every liquid have viscous forces. उसको हम रियल लिक्विड कहते हैं, बट चूंकि हम इससे पहले जो हम ये आइडियल मान रहे थे उसमें हम विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले विस्कस फोर्स नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। नाउ बट द फैक्ट इज कि लिक्विड हैज विस्कस फोर्सेस। ये बात ऐसे ही है बेटा, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में यू माइट हैव हर्ड अबाउट द रियल गैसेस एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस में हम कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं, हम बहुत सारी चीजें अस्यूम करते हैं, बट जब उसी को रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस में वो असम्पशंस हमारे फेल हो जाते हैं, और रियल गैस में हम वेंडर वॉल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं, जबकि आइडियल गैस के लिए हम पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और जब वही हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में वेंडर वॉल इक्वेशन आ जाता है, पी माइनस ऑफ बी करके कुछ जो इक्वेशन बनती है। तो ये यही कॉन्सेप्ट है। तो खैर, तो मैं आपको अब कुछ चीजें बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स पहला पॉइंट है सर हमारा विस्कस फोर्स। अगर मैं विस्कस फोर्स की बात करूं तो विस्कस फोर्स में सबसे पहली बात तो आप इस बात को याद रखिए कि विस्कस फोर्स इज अ बेसिकली काइंड ऑफ ड्रैगिंग फोर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैगिंग फोर्स? तो रिमेंबर, ड्रैगिंग फोर्स की जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि अपोज द मोशन, ठीक है, मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है ये। होता क्या है बेटा, जब लिक्विड फ्लो करता है ना, लिक्विड जब फ्लो करता है तो मान लो ये लिक्विड है ऐसे, और ये लिक्विड को हम लेयर के फॉर्म में ऐसा अस्यूम कर लें, लिक्विड ये एक लेयर है लिक्विड का, ये मान लो दूसरी लेयर है ऑफ द लिक्विड, ऑल्दो दीज लेयर्स विल बी वेरी क्लोज एंड दिस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय योर आईज, ठीक है। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो शायद आपको ये लेयर का फॉर्म दिखाई दे जाए। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए आप ऐसे इमेजिन करें कि ये दो लेयर्स हैं। जब लिक्विड फ्लो करेगा तो मान लो अगर इफ द लेयर ऑफ दिस लिक्विड इज फ्लोइंग, तो ये जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज करती है। ये जो नीचे वाली लेयर है, वैसे ही जैसे फ्रिक्शन होता है, ये नीचे वाली लेयर है ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज करती है ना। और ये जिस फोर्स से ऊपर कर रही है, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज बेसिकली अ ड्रैगिंग फोर्स, और it is a sort of, you can say it is opposing force which opposes the relative motion of one layer with respect to the another, ठीक है। जो लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है, बेसिकली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, है ना। अब होता क्या है सर, अब अगर ये विस्कस फोर्सेस हैं तो होता क्या है। अब एक बात समझो कि मैंने कहा ये फ्रिक्शन की तरह, बट मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन है, बिकॉज फ्रिक्शन का नेचर अलग होता है, विस्कस फोर्स का नेचर अलग होता है। यस, इट इज द सेम थिंग दैट फ्रिक्शन आल्सो अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड विस्कस फोर्स आल्सो अपोजेस रिलेटिव मोशन, बट फ्रिक्शन जो है वो कई अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और विस्कस फोर्स अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सो डोंट कॉल इट एज फ्रिक्शनल फोर्स। इसको फ्रिक्शनल फोर्स हम नहीं कह सकते, हम इसको ये कह सकते हैं, हाँ इट इज आल्सो अपोजिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शन, बट इट इज नॉट फ्रिक्शन, ठीक है। अब विस्कस फोर्स क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। तो मान लो कि इन दोनों की जो स्पीड है ना, इसकी और इसकी स्पीड को अगर हम कंपेयर करें तो इस वाले की स्पीड मान लो कि v प्लस ऑफ dv है, ऊपर वाले लेयर की स्पीड, और नीचे वाले की स्पीड v है। और लेट मी अस्यूम दैट कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, लेट दैट बी dx, ठीक है। ये dx ऑब्वियसली बहुत छोटा है, और d का मतलब ही होता है बहुत छोटा, ठीक है। कितना छोटा, इतनी छोटी वैल्यू सच दैट इट टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटी वैल्यू, है ना। तो ये v प्लस dv ऊपर वाले लेयर की स्पीड, नीचे वाले लेयर की स्पीड v है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन dx है। तो इस केस में अपन क्या कह सकते हैं, तो इस केस में अपन ये कह सकते हैं कि जब हम नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। तो हमें बोला गया कि जो विस्कस फोर्स होता है, ये विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स, दैट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स, एंड व्हाट आर दोस फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस डिपेंड्स। तो these factors are A, that is the area of layer, surface area of these layers। अब याद रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बट ये जो हमारा विस्कस फोर्स है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ दीज लेयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, बट आपका जो विस्कस फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये तो डिफरेंस आ गया ना। तो दैट इज व्हाई विस्कस फोर्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज
the frictional force. So F is proportional to A, and F is also proportional to rate of change of velocity with the distance. ये जब हम ऊपर जा रहे हैं तो velocity change हो रही है, कितनी change हुई और कितने distance पे change हुई, तो हम कह सकते हैं कि this is the rate of change of velocity. इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है, इसको मैं फिर से थोड़ा बेहतर लिख देता हूं कि ये जो पूरा टर्म है dv by dx, it is given a name, it is also called as velocity gradient. ऐसा आपने 12th में भी सुना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, 11th में और भी सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. तो ये जो है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का बेसिक मतलब होता है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेडियंट. So by these two factors we can simply write F is equal to minus of some constant eta A into dv by dx. बेटा यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ इस वजह से लगाया ताकि आप ये बात समझ सकें कि this force is a force which opposes motion. It will act opposite to the direction of motion. Negative sign is just indicating that it will oppose the motion of the layer, one layer with respect to another. मतलब ये opposing nature का force है. ये कैसा force है? Opposing nature का force है. ये negative sign यहाँ पर सिर्फ इस बात को justify कर रहा है कि ये वाला जो force है, it is opposing nature force. It is a force which opposes the flow of one layer on to the another layer. ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी. तो माइनस साइन का बस ये मतलब है. ईटा क्या है? तो ईटा इज बेसिकली कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. जिस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखते थे वैसे ही हमारा यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अरे यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है. अब जिस तरह से म्यू जो आपका था, म्यू विच इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, mu was depending on the nature of two surfaces in contact. Mu also depends on the temperature. In the similar way, ये जो coefficient of viscosity है, it depends on the type of liquid that you have taken. It varies from liquid to liquid. ये liquid to liquid अलग अलग होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि some liquid flows easily and whereas other liquid flows doesn't flow so easily. मतलब it takes more time to flow. For example, अगर आप मान लो पानी कंसीडर कर लो एज अ लिक्विड, तो पानी का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होता है. बट अगर इंस्टेड ऑफ वाटर यू टेक आइदर हनी और यू टेक मस्टर्ड ऑयल, तो उसका जो फ्लो होगा वो वाटर के कंपैरिजन में वो देखोगे वो कम फैलेगा या कम फ्लो करेगा. वाटर उसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लो करेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज हनी के अंदर जो विस्कस फोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू वाटर. क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा उसको समय लग जाता है या वो ज्यादा आसानी से नहीं फैल पाता या ज्यादा आसानी से फ्लो नहीं कर पाता. भाई सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हो ना? सुनते साथ समझ भी रहे हो ना? जो भी ठीक है, तो वो ज्यादा आसानी से नहीं फैल पाता, जबकि ये ज्यादा आसानी से फैल पाता है. पानी ज्यादा आसानी से फैल जाएगा, केरोसिन भी थोड़ा ज्यादा आसानी से फैलेगा, हनी और जो आपका मस्टर्ड ऑयल है उसको फैलने में 2 बजे तक, तो उसको फैलने में ज्यादा समय लगेगा, है ना? तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर ऑफ द लिक्विड. एंड जो ये लिक्विड है उसके नेचर बदलने के कारण कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बदलती है. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द विस्कस फोर्स. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी हो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन इवन बी रिटन एज F multiplied by dx divided by A into dv. This will be the value of coefficient of viscosity. Remember, coefficient of viscosity cannot be negative. It is not a negative parameter. It is always a positive parameter. Force can be negative. Force इसलिए negative है because it is opposing force, है ना? तो this is the basic meaning of viscous forces. और यही viscous force है कि अगर मान लो आप किसी liquid को आप किसी container में रखो और उसको stir करो, है ना? मतलब उसको घुमाओ, stir करो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि स्टर करने के बाद इट विल फाइनली स्टॉप. अगर मैं आपने घुमाया और छोड़ दिया तो इट विल फाइनली स्टॉप. भाई अगर वो फाइनली रुक रहा है, इसकी मीनिंग तो बहुत ऑब्वियस है कि इफ समथिंग which is made to rotate it finally stops means there is some force which is opposing its motion. तो भाई अगर लिक्विड को, गिलास में लिक्विड लो और उसको घुमा के छोड़ दो, मतलब स्टर करके छोड़ दो, तो वो रुक जाता है. इसका मतलब है कि कोई तो फोर्स है जो इस रोटेशन को अपोज कर रहा है, और वो जो फोर्स है जो इस रोटेशन को अपोज कर रहा है उसी फोर्स का नाम क्या है?
तो उसी फोर्स का नाम हमारा विस्कस फोर्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। हो गया सर। हो गया सर। अब देखो, ओके बेटे, अब मान लो एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल पूछते हुए शर्म आ गई भाई। ठीक है सलील बतूल, देखो बेटा, बहुत छोटा सा सवाल। ये ऐसा मान लो कि देयर इज अ पुली समवेयर हियर, देयर इज अ प्लेट, रिमेंबर इट्स अ प्लेट, है ना, इट्स अ प्लेट। ये जो आपको दिख रहा है इट्स अ प्लेट। ठीक है, इस प्लेट की जो एरिया है, सरफेस एरिया, लेट दैट एरिया ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। और ये जो प्लेट है और ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है। This plate is connected to this pulley, and the another end of this string, which is connected to one end of this string is connected to this plate, and another end of this string is connected to a block. ठीक है, another end of the string is connected to the block. ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है, that mass m is equal to, say it is equal to 0.02 किलोग्राम। ठीक है, ये जो लेयर है, ये लेयर, ये जो लिक्विड की लेयर है बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस प्लेट, this layer has a thickness, let's say it is delta x, I am calling it as delta x. Delta x is having a thickness of 0.1 millimeter. This is the thickness of this liquid layer which is between the plate and the surface. It is having a layer, thickness of 0.1 millimeter. अब basically मैं चाहता हूं कि this plate moves with a constant velocity. This plate moves with a constant velocity, and the velocity of this plate that I want is equal to 0.004 meter per second. I want this plate to move with a constant velocity. तो अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहता हूं, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज 0.004 मीटर पर सेकंड, तो आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी? What would be the value of coefficient of viscosity that is of the liquid? मतलब ये जो coefficient of viscosity of the liquid है उसकी वैल्यू कितनी होगी, so that it keeps the plate moving with a constant velocity. कोशिश करो, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 minute to solve, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए भाई, सिंपल सी बात है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन इन्वॉल्व है। आपको एक बात पता है कि भाई, अगर इफ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई भी बॉडी दुनिया की if it moves with constant velocity means the forces on the body must be balanced. अगर किसी भी बॉडी पे फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं,
तभी इट कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अदरवाइज इट कैन नॉट, राइट। तो आपसे बोला गया है कि दिस प्लेट हैज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैं चाहता हूं कि कांस्टेंट रहे। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो एक बात तो सर बहुत ऑब्वियस है ना, ये जो प्लेट है इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं दे मस्ट बी बैलेंस्ड। अब प्लेट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखो इट इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो इट मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ड्यू टू दिस स्ट्रिंग व्हिच इज टेंशन, ठीक है। एक तो फोर्स टेंशन का होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा सर, अरे है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ टेंशन, और टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है। अब देखो ये प्लेट का एक एंड इस लिक्विड के सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो जब ये प्लेट आगे जाएगा तो लिक्विड का जो ये ऊपर वाला सरफेस है ना, इस लेयर का ऊपर वाला सरफेस विच इज अटैच्ड टू दिस प्लेट, वो सरफेस प्लेट के साथ साथ आगे भागेगा। जैसे ही वो सरफेस प्लेट के साथ आगे भागेगा, वैसे ही व्हाट विल हैपन, there will be a force due to the lower part of this liquid on this upper layer of the liquid। मतलब नीचे वाला जो लेयर लिक्विड का है वो ऊपर वाले लेयर के मोशन को अपोज करेगा, और नीचे वाला अगर ऊपर वाले लेयर के मोशन को अगर अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली ये अपोज किस पे लग रहा है, प्लेट पे लग रहा है। मतलब अल्टीमेटली जो है वो कौन अपोज हो रहा है या किसका मोशन अपोज हो रहा है, तो द मोशन ऑफ द प्लेट इज बीइंग अपोज्ड। मेरी बात शायद समझ आ गई होगी आपको। इसका मतलब है कि दिस प्लेट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ viscous force due to the liquid, and that will be acting in the backward direction. I hope you have understood this। ये वाला जो फोर्स है वो किधर लग रहा होगा, तो दिस वुड बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों, ये आपको बात समझ में आ गई है, ठीक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि फॉर दिस टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ v इज कांस्टेंट, इसका अनदर मीनिंग ये है कि a इज जीरो, तो ये तभी पॉसिबल है जब t f के बराबर हो। अब देखो टेंशन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो चलो ब्लॉक की बात करते हैं। अगर ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। और ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस हैं, तो वन फोर्स इज mg एंड द अनदर फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टेंशन। तो ब्लॉक पे दो फोर्सेस हैं, टेंशन और mg, एंड एज द ब्लॉक इज आल्सो मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द ब्लॉक t इज इक्वल टू mg, कह सकता हूं मैं। इस वैल्यू को यहां उठा के रख दो, तो ये मैं कह सकता हूं कि F मस्ट बी इक्वल टू mg, और F क्या है, तो F इज एटा मल्टीप्लाइड बाय a dv बाय dx, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। तो एटा की वैल्यू कितनी आ गई, mg मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय dv। अब व्हाट विल बी दीस वैल्यूज, तो mg आपको दिख रहा है, mg मैंने आपको बोल रखा है, कितना बोल रखा है सर mg की वैल्यू, तो mg मतलब ब्लॉक का मास कितना है 0.02 इंटू जी की वैल्यू मान लो 10 है, dx ये डेल्टा x, और ये कितना बोला था 0.1, तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, बिकॉज कुछ एसआई यूनिट में क्वांटिटी गिवन है और कुछ सीजीएस में गिवन है, तो कन्वर्ट एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यस सर। ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए इज द एरिया दैट हैज बीन गिवन टू यू 0.02 है, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देख लेता हूं मैं आंसर आरिशा, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय मैं 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय डीवी इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर कितनी है, ऊपर 0.004। इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि डेटा मैंने अभी आपको बिना किसी बुक के बिना किसी इसके खुद ही बना के दिया है, तो इसलिए मुझे भी फाइनल आंसर नहीं पता, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज है, ये जो भी डेटा मैंने लिखा है, तो मुझे भी फाइनल आंसर नहीं पता। तो आप का इससे जो भी आंसर निकल जाए तो आप ये समझ लें कि दैट वुड बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, एक और क्वेश्चन पे आऊंगा ऐसा विस्कस फोर्स का, जल्दी से करो, इसको जल्दी नोट कर लो, ठीक है दमन, जितना भी आ रहा हो फाइनल आंसर वो आप लोग चेक कर लो। डन, ठीक है। So this is basic concept related to the viscous force. Now we move to the some other topic, ताकि हम इन portions को खत्म कर सकें जल्दी से जल्दी।
एक क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं, एक क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, अ मैन, क्वेश्चन लिखिए, अ मैन इज रोइंग अ बोट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अ मैन इज रोइंग, रो आप समझते हो, ROWING, rowing a boat with constant velocity v in a river। A man rowing a boat with constant velocity v in a river। लिख लिया? Yes, sir. area of contact, area of contact, area of contact is a, and coefficient of viscosity is eta। area of contact is a and coefficient of viscosity is eta। Eta. depth of the river is d, capital D लिख लो। depth of the river is capital D। Capital D. find the force required to row the boat। find the force required to row the boat। find the force required to row the boat। find the force Okay. required to row the boat। Yes, sir. जल्दी आंसर बताओ सॉल्व करके। Did you get your answer? बहुत आसान सा आंसर है, इसमें क्या, चलो देखो सर, सिंपल सी बात है, मैन रो हिज बोट, तो समझो ये बोट है अपना, मैं बोट नहीं बना सकता, आप मान लेना ये बोट है, और ये अपना रिवर की जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज डी, ये रिवर है अपना, कुपच 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 कुपच, डेप्थ इज डी। आपसे कहता है कि दिस मैन मूव्स या रो द बोट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v और v नॉट, जो भी बोला हो मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन द बोट विल मूव इन दैट डायरेक्शन, द थ्रस्ट फोर्स, जो मतलब मैंने आपको से कहा था कि विस्कस फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा, तो मैन विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों फोर्स को एफ एफ लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैं इस फोर्स को विस लगा देता हूं। तो इसका मतलब है कि इफ द मैन वांट्स टू रो हिज बोट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज वेरी ऑब्वियस, तभी हो सकता है पॉसिबल जब एफ इज इक्वल टू एफ विस्कस लिखूं। बेटे गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बिकॉज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अरे गलत तो नहीं बोल रहा? No, sir. ठीक है, अब देखो विस्कस फोर्स निकाल लो, मतलब ये आंसर आ जाएगा, और विस्कस फोर्स होगा कितना, तो एफ विस्कस हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर मतलब यहाँ पर जो रिवर है इसके अपनी कोई फ्लो वेलोसिटी अज्यूम नहीं करी गई है, मतलब रिवर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये अज्यूम नहीं करा गया, जीरो है। समझ में आई बात? ये जीरो माना गया है ना? अगर ये जीरो है तो एक बात तो समझो कि इसकी वेलोसिटी लोअर वाले पॉइंट की तो वेलोसिटी जीरो ही होगी, बट जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द बोट, इट इज अटैच्ड टू द बोट, तो ऊपर वाला लेयर विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एज द वेलोसिटी ऑफ द बोट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड? जी, sir.
ठीक है बेटा, अगर मान लो यहाँ पर हम लिखें ये वाला डेल्टा v, और ये इस डायरेक्शन में अगर मैं y मान लूं, तो डेल्टा v by डेल्टा y will be written as v minus of 0 divided by delta y is capital D, that is v by d. Did you understand why? Because river की अपनी कोई velocity यहाँ पर given नहीं है, तो if there is no velocity given for the river, तो इसका मतलब हम नीचे वाले लेयर की velocity 0 मान सकते हैं, और वो जो ऊपर जो बोट के साथ कनेक्टेड लेयर है उसकी velocity उतनी ही होगी जितना रिवर बोट की वेलोसिटी है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज v by d. तो हम फाइनली विस्कस फोर्स को लिख सकते हैं F विस्कस या विस्कस फोर्स, दिस विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू, हम जानते हैं ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है A मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय d. दिस इज सिंपली द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी सर. ये आपका सिंपली आंसर है. अब चलो आगे बात करते हैं. अब इसमें कुछ कुछ और चीजों पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी रफ्तार में, ध्यानपूर्वक सुनना, मजा आएगा. मजा नहीं आए तो पैसा वापस. पता नहीं मास्टर क्या बोले, Yes, कुछ भी sir. अच्छा नहीं लगा. अच्छा ठीक है सर. चलो अब इसमें कुछ और चीजें भाई. अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आपने ये नोट कर लिया, तो स्टोक्स लॉ, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, और फिर उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन. तो स्टोक्स लॉ, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोक्स लॉ. स्टोक्स सुना होगा, इट्स अ लॉ. तो सिंपली लॉ का हमें रिजल्ट याद रखना है. लॉ के प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव्ड होता है. एनीवेज, तो स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लो कि इफ यू हैव अ विस्कस लिक्विड और विस्कस फ्लूइड, और उस विस्कस लिक्विड या उस विस्कस फ्लूइड के अंदर अगर हम किसी स्फीयर को स्लोली मूव कराएं, मतलब अगर मान लो कि लिक्विड है, ये लिक्विड है या फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब एयर भी हो सकता है ना, गैसेस भी हो सकते हैं. तो अगर ये लिक्विड है या फ्लूइड है और इसके अंदर किसी स्फेरिकल बॉडी को हम मूव कराएं, तो ये स्फेरिकल बॉडी अलोंग अदर फोर्सेस लाइक इट्स ग्रेविटी फोर्सेस या अपवर्ड थ्रस्ट, इस तरह के फोर्सेस के साथ साथ इट विल आल्सो एक्सपीरियंस वन मोर फोर्स, एंड दैट फोर्स विल बी गिवन बाय द लॉ. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. सुन रहे हो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं? ठीक है. Yes. तो जब हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी को, अगर हम मूव कराते हैं इनसाइड अ फ्लूइड और अ लिक्विड, तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगता है, द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय अ फार्मूला 6 पाई ईटा R into V. This is the formula of the viscous force experienced by a spherical body which is made to move inside a liquid. ठीक है, और इसमें सारी वैल्यूज ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है. तो डेरिवेशन की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, ड्राइव करा के आपको दिखाते हैं भाई, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल मेथड से आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी, है ना, उससे हमें मतलब भी नहीं है. सिंपली आपको ये याद रखना है 6 पाई ईटा. ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r इज द रेडियस, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी. इसका मतलब ये जो फोर्स लगता है ना, ये जो फोर्स लगता है विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, it also depends on the velocity of the body. ये जो फोर्स लगता है on a spherical body, it also depends on velocity of the body. ठीक है. अब इससे रिलेट करके एक और चीज डिफाइन हम करते हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. एक बात याद रखो, ऑल्दो मैं टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बट यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि टर्मिनल वेलोसिटी जो टर्म है वो कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट कि आपको हम पास हमेशा लिक्विड हो तभी आप टर्मिनल वेलोसिटी डिफाइन करेंगे. टर्मिनल वेलोसिटी इज अ टर्म दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर. तो क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग. टर्मिनल वेलोसिटी का अपना एक मतलब है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी? तो टर्मिनल वेलोसिटी की अपनी एक मीनिंग ये है, कि सर टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज, इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन. टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट is achieved by a body or that is attained by a body after which its velocity will not change is called as terminal velocity. है ना, मतलब आपकी मान लो कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक फाइनली एक ऐसी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली या अचीव कर ली जिसके बाद उसकी अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट इज नोन एज बेटे टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है. क्या मतलब हुआ सर, क्या वैल्यू होगी इसकी? जैसे देखो, मान लो if you are releasing a spherical body in a liquid, ऐसा मान लो जैसे हमने ऊपर अज्यूम करा है,
आपने किसी बॉडी को स्फेरिकल लिक्विड के अंदर रिलीज कर दिया, ठीक है। इस केस में अपन ये मान लेते हैं बेटा कि इसमें जो डेंसिटी है ऑफ द बॉडी और जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लो कि हमने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से हमने डेंसिटी ऑफ द बॉडी को कुछ नाम दे दिया और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को भी कुछ नाम दे दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी को क्या नाम दे दें, बोल। डेंसिटी ऑफ द बॉडी को मान लो ये किसी लिक्विड में हमने इसको रिलीज करा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मान लो रो नॉट मान लिया, और डेंसिटी ऑफ बॉडी को बेटा हमने रो मान लिया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब हम इस बॉडी को रिलीज करेंगे तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा इसका वेट, और वेट कितना लगेगा, तो वेट mg, mg की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, मास हमें इस बॉडी का नहीं पता है अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय g, वेयर स्मॉल r इज व्हाट, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पल्ले पड़ी मेरी बात, या कोई ऐसा बच्चा जिसको सन्नाटे में चला गया हो? क्लियर सर। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। दूसरी बात, हमने आपसे बोला था कि जब हम किसी बॉडी को लिक्विड में रिलीज करेंगे तो उस पर बॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो ये जो बॉइंट फोर्स है आपका वो ऊपर लग रहा है, दिस इज बॉइंट फोर्स। नीचे जाए या ऊपर जाए, बॉइंट फोर्स तो हमेशा ऊपर लगता है। बराबर होता है, तो बॉइंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अगेन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू ये होती है। अब ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये बता चुका हूं मैं पहले, है ना। अब मेरी बात सुनिए, ये तो दो फोर्सेस हैं, along with this force there will be one more force, and what will be that force? So that force is the viscous force acting on this spherical body, and that force will be written as 6 pi eta r v। अब एक बात देखो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखो जो नीचे फोर्स है ना, नीचे जो फोर्स लग रहा है इस पर, नीचे वाला फोर्स तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहा है, चला रहा है, मतलब सॉरी, नीचे वाला जो फोर्स ये तो कांस्टेंट है ना बॉडी पर, जो नीचे की तरफ, वो तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। बॉइंट फोर्स भी कांस्टेंट है, हाँ जी सर कांस्टेंट है, बट ये जो विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आरवी का, अगर हम इस विस्कस फोर्स को देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी के साथ चेंज होगा। एज द वेलोसिटी चेंजेस दिस विस्कस फोर्स विल आल्सो चेंज। तो ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ चेंज होगा, ये बात तो अपने को समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो नेट फोर्स है दैट विल इंक्रीज एज योर विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, ऊपर वाला फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। अब ऊपर वाला सर फोर्स इंक्रीज कर रही है सर, इसका मतलब टाइम विल कम व्हेन ऊपर वाला फोर्स विल बैलेंस द नीचे वाला फोर्स। एक टाइम हमें ऐसा मिलेगा जब ऊपर वाला फोर्स बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि ऊपर वाले दोनों फोर्सेस का सम नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाए। तो आफ्टर दैट द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर उसके बाद कोई बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एंड दिस इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी बाय द बॉडी, एंड दिस मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी व्हिच हैज बीन अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी कंसीडर्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव होती है तो उसके बाद और वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं भाई 6 पाई एटा आर वी टर्मिनल प्लस ऑफ रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी, इस इंस्टेंट पर किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी। इसका मतलब हम सर ये कह सकते हैं कि भाई पाई ने पाई को पाई से मार डाला, ठीक है, और ये अपना जो 6 ईटा आर वी टर्मिनल है, दिस कैन बी रिटन एज रो इन सॉरी दिस कैन बी रिटन एज 4/3 इंटू जी, है ना, इंटू आर क्यूब, इंटू ये हो जाएगा रो माइनस ऑफ रो नॉट। इस वाले टर्म को इधर लेके आ गया हूं, इस आर से ये आर कटेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 to the 4 2 3 is the 6। इसका मतलब अगर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आप देखोगे तो दिस वुड बी t 2g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला 3 नीचे आएगा तो 9 into रो माइनस ऑफ रो नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। This is the formula for the terminal velocity. You have to remember this formula of terminal velocity.
in your mind? Done? बेटे नोट कर लो. Done, sir. 2G Very R good. square divided by क्या है सर? 2G R square divided by 9 into rho minus of rho naught. क्वेश्चन है क्या? कोई डाउट है बेटा? Are you having any No, sort sir. of doubt? ठीक है. तो ये 2G small r square, where small r is the radius of course. 2G small r square divided by 9 rho minus of rho naught is the formula for terminal velocity. एक छोटा सा point कि terminal velocity आपको दिख रहा है कि पहले velocity बढ़ी body की when it is allowed to move in a liquid. पहले velocity increase हुई Yes. and then it become constant, है ना? Then it becomes constant और उसी constant velocity को हमने terminal velocity का नाम दिया. इसका मतलब if we draw the graph v versus t in this case when the body is released to move in a liquid, अगर इस केस में अगर if I draw the graph, तो इस केस में जो ये ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट. मतलब जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो ग्राफ है, यहाँ से आप क्या मिल गया हमें? टर्मिनल वेलोसिटी. पहले v इंक्रीज कर रहा है, v इंक्रीज करते 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 इट विल बिकम अ कांस्टेंट आफ्टर अ टाइम एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. तो दिस इज द ग्राफ फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. चलो एक आधा सवाल करा जाए. डन सर जी, बहुत बढ़िया बेटा. अब इस पे सवाल खेलेंगे अपन. अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी में आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी है उस टर्मिनल वेलोसिटी में एक पॉइंट हम सबको क्लियर है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम अटेन होती है बाय स्फेरिकल बॉडी. जब वो स्फेरिकल बॉडी कहाँ चलता है? तो जब वो स्फेरिकल बॉडी चलता है सर, स्फेरिकल बॉडी चलता है सर हमारा लिक्विड के अंदर, तो उस केस में जो मैक्सिमम अटेन्ड वेलोसिटी है बाय अ बॉडी इट्स कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. अब इससे रिलेट करके कुछ भी छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं. जैसे सिंपल सा सवाल, अगर मैं कहूं साहब ये मैं इरेज कर दूं, ठीक है. अब मैं आपसे कहूं सर Yes, sir. कि मान लो, ठीक है सर, ऐसा समझो, ठीक है, मान लो ड्रॉप है, ऐसा सोचो इट्स अ ड्रॉप. ड्रॉप मान लो एंड ये ड्रॉप है. एक छोटा सा सवाल भाई, इस ड्रॉप का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. दूसरा ड्रॉप है लिक्विड का, सेम लिक्विड का ड्रॉप, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, बोथ द ड्रॉप्स हैज बीन अलाउड टू फॉल. ड्रॉप है मतलब स्फेरिकल है शेप में, है ना. दो ड्रॉप है इसका मतलब है कि स्फेरिकल है. कैसा है? स्फेरिकल है शेप में. ठीक है, और शेप में ये स्फेरिकल है और दोनों को हमने, ड्रॉप लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ड्रॉप लेना चाहिए. ड्रॉप मतलब दोनों का रेडियस अगर मैं सेम कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी. दोनों का कॉमन रेडियस निकालने का टर्मिनल वेलोसिटी निकालने में तो क्या करें, कैसे होना है सवाल. एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर. ये मान ले सोप बबल है, ये सोप बबल
ये दूसरा सोप बबल, ठीक है। इसका रेडियस मान लो 2 नहीं, इसका रेडियस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस लिक्विड में हमने इसको रिलीज करा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा आसान डेटा रखते हैं, 1.2 इंटू 10⁻³ पॉइस मान लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस होती है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस मान लेते हैं, ठीक है। दोनों ही सोप बबल हैं, बोथ आर द सोप बबल्स, और बोथ हैज बीन रिलीज्ड इन द सेम, बोथ हैज बीन रिलीज्ड इन द सेम फ्लूइड, ठीक है। दोनों सोप बबल है, दोनों को आप ऐसे समझो एयर में हमने दोनों को रिलीज कर दिया है टू फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। दोनों सोप बबल है, दोनों को हमने कहा छोड़ दिया है एयर में। क्लियर हो गई बात। आपको बताना है कि अगर इस वाले की जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस इज 0.02 मीटर पर सेकेंड, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अगर इतनी है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो ये सवाल का जवाब दो कि दोनों ही सोप बबल हैं, दोनों का रेडियस अलग है, एक का टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखा है तो दूसरे की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। पहले तो इसको सॉल्व कर दे तो मैं आगे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो पूछूंगा। डन। टर्मिनल 0.04, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, सोप बबल है, दो सोप बबल है, तो इसका अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने अभी जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो सिंपली लिख देंगे 0.02 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था अभी, 2/9 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर इज 0.02 का, सॉरी 2, ये मैं एम, ये उल्टा लिख गया मैं, ये सेंटीमीटर है बेटा, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू रो माइनस ऑफ रो नॉट था ना, तो रो माइनस ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाई ईटा था, ठीक है। इसी तरह से ये एक का था, दूसरे वाले का अगर हम लिखेंगे तो ये हमें निकालना है, दिस वुड बी रिटन एज 2/9, ये जो फैक्टर है वो तो एज इट इज रहेगा, इसका रेडियस 4 का स्क्वायर, रो माइनस ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाई ईटा। इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू सेम आएगी, इसलिए क्योंकि हमने कहा दोनों सोप बबल हैं तो दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों को सेम लिक्विड में रिलीज करा है, तो दोनों लिक्विड का जो वो है, वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो भी सेम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज आल्सो सेम बिकॉज हमने लिक्विड सेम लिया है सर, ठीक है। तो इसलिए ये फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम रहेगा। 2/9 तो कांस्टेंट फैक्टर है, वो तो सेम ही रहेगा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हम लिख सकते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय वीटी विल बी इक्वल टू, बचेगा क्या, सिर्फ ये बच यहाँ पर 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, तो ये 4 काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 4। आई होप ये दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो वीटी की वैल्यू कितनी होगी, 0.08 मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है। तुम्हारा किसी का आया ये आंसर 0.08 मीटर पर सेकंड? ठीक है ऋषा,
तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया है। खैर मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना था, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपने समझ लिया, कर लिया। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दोनों हैं, इन दोनों को मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है। ये तो इंडिविजुअली टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता चल गई कि भाई ये अच्छे भी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा जी अगर का ये वैल्यू दोनों नहीं देते सर, हाँ जी सर, इसमें जी का वैल्यू। जी की वैल्यू भी तो कैंसिल हो जाएगी ना, 2/9 जी लिखोगे, हाँ जी लिख दो, अच्छा दोनों ठीक है का सर। आपस में डिवाइड है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये दो सोप बबल कंबाइन हो जाएं, फॉरगेट अबाउट कि अगर ये दो सोप बबल कंबाइन हो जाएं, तो उस केस में व्हाट वुड बी द वेलोसिटी। मैं इस दो सोप बबल अगर कंबाइन हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मुझे कुछ और भी डेटा देना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये वाला इरेज कर दूं मैं, ये जो सोल्यूशन है। यस। यस सर। ठीक है, अच्छा रो किसकी डेंसिटी थी? रो किसकी डेंसिटी थी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ द बॉडी? डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ऑल्दो मैं ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन मैं ये सवाल बना रहा हूं, बट याद रखो कि ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, मैं अपने हिसाब से सवाल को जरा सा थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बना रहा हूँ, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रैक्टिकल थिंग। मान लो डेंसिटी जो है ऑफ सोप बबल, आई एम टेकिंग दिस डेंसिटी ऑफ द सोप बबल से 1.6 into 10⁻³ kg per meter cube, and I am taking the density of air 1.3। ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता किसका क्या होता है डेंसिटी, तो 1.3 kg पर मीटर क्यूब ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है भाई, ये हमने डेंसिटी मान लिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है ऑलरेडी मैंने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इफ द टू सोप बबल कंबाइंस एंड फॉल्स, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बबल? अब क्या होगा सर, अगर दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या होगा? सर सिंपल सी कहानी है कि दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो आपको अब ये बात याद रखनी पड़ेगी, भूलना नहीं पड़ेगा कि आर इक्विवेलेंट उस केस में हमने जो बबल कंबाइंड बबल का मैंने आपको रेडियस निकाल के बताया था, अगर आपको याद हो, तो दैट वुड बी इक्वल टू R2 माइनस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 इनटू R2। डू यू रिमेंबर दिस? It was a formula that we got when the two bubble combined to each other, coalesced to form a single bubble। तो ये फॉर्मूला आया था R इक्विवेलेंट का, डू यू रिमेंबर? ये मैंने कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, मींस 4 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 into 4, दिस वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/4। ऐसे ही आया था ना ये? मैंने कोई गलती तो नहीं यस करा? सर। देख लो एक बार, अगर ये दोनों सब बबल हम कंबाइन कर देंगे तो ये फॉर्मूला रेडियस का यही आया था ना, या कुछ और आया था? 1/R1 माइनस 1/R2 आया था ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। Yes, sir. यस ठीक है, मैंने कुछ उल्टा करा है, 1/R1 माइनस 1/R2 आया था। ये जो मैंने लिखा है ये वैल्यू, दिस इज फॉर 1/R इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट ही आया है ना। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आ रही है क्या बेटा? चेक इट, हरी अप।
अरे ये सही आया है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। Yes, sir. ठीक है बेटा, अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सही आई है तो अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, मुझे बस ये बताना था कि यू विल हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट फर्स्ट, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या लगाओगे, 2/9 मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू आर स्क्वायर रो माइनस ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाई ईटा। आप लगा सकते हो सारी वैल्यूज बेटे। भाई जी की वैल्यू आप 10 ले लेना, आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है, बट रिमेंबर नाउ यू नीड टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ दिस, कन्वर्ट द यूनिट, बिकॉज यूनिट क्या है, ये सेंटीमीटर्स में है। अब जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे होगे